हेलो बच्चों, सो दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ईसरल। तो बच्चों, कौन सी सीरीज चल रही है अभी? हमारी संपूर्ण नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। बच्चों, क्या मोटिव है हमारी सीरीज का कि हमें पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन कंसेप्चुअली समझते हुए कवर करना है। और बच्चों, जहां जहां जरूरी है वहां एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी चीजें हमें कवर करनी है। टारगेट है कि हमें 340 प्लस मार्क्स अचीव करने हैं आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। और बच्चों, अभी तक इस सीरीज में हम कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अपन ने स्टार्टिंग करी थी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, फिर हमने करा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये 12th का है बच्चों। पहले तो 11th के थे, फिर बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन 11th का, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स 11th, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का, सेल बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल। बच्चों, ये सारे चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। टोटल 10 चैप्टर्स आउट ऑफ 38 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, तो काफी चैप्टर्स हो गए हैं। इसी तरह से आगे भी हमारी जर्नी चलती रहेगी और पूरी बायोलॉजी को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे कि आपको नीट के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, 340 प्लस मार्क्स इजीली अचीव हो जाए। बच्चों, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा चैप्टर है लेकिन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। तो ऐसे छोटे चैप्टर्स जिनमें कंटेंट तो रिलेटिवली कम होता है लेकिन क्वेश्चन हर साल आता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन डिसाइडिंग योर सिलेक्शन। तो बच्चों, छोटा सा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, तो ध्यान से सभी पढ़ेंगे। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ते वक्त देखते वक्त वीडियो को नोट डाउन करते रहो अपनी एनसीईआरटी में। जो जो मैं लिखूंगा यहाँ पर वो भी आप नोट डाउन करते रहो बच्चों। वैसे जो भी मैं यहाँ पर एनसीईआरटी में मार्क करूंगा उसकी पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी ईसरल ऐप के ऊपर। लेकिन बच्चों, जब तक आप खुद अपने हाथ से वीडियो को देखते हुए चीजों को नहीं लिखोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, चीजें आपको याद नहीं होगी। ठीक है, तो ये हैबिट बना लो कि हमें खुद को नोट्स बनाने हैं, खुद को चीजें नोट डाउन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बच्चों, ये जो चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें जो शुरुआती कुछ पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको एक जनरल सी चीजें दे रखी है कि भाई क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम समझते क्या हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमारी कंट्री फेस कर रही है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, एक जनरल नॉलेज जैसी चीज है बच्चों, मॉरल साइंस जैसी चीज है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो सारी लाइंस मार्क कर दी है जो इनमें से इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सारी लाइंस को, जो बची हुई लाइंस है, अनमार्क लाइंस है, उनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। इस तरह से आपका काफी समय बच जाएगा। तो हम वही लाइंस पढ़ेंगे जो अपन ने मार्क कर रखी है यहाँ पर। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से यदि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बच्चों? आप पढ़ते हो बच्चों हेल्थ के बारे में, लोअर क्लासेस 9th क्लास में भी चैप्टर आता है बच्चों हेल्थ से रिलेटेड। वहां पर आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो बच्चों? अ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जब होता है तब हम कहते हैं कि भाई एक पर्सन हेल्दी है। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए। सेम चीज बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग, कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से बच्चों? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक, तो जब तक ये सारे एस्पेक्ट्स सही नहीं हो बच्चों, तब तक हम किसी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं मानेंगे। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सही काम करने से मतलब नहीं है। रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट के हिसाब से वो इमोशनली भी स्टेबल होना चाहिए, बिहेवियरली भी स्टेबल होना चाहिए और सोशली भी स्टेबल होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि WHO डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बच्चों, ऐसी सोसाइटी जहां पर सारे लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते हैं, उस सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे। सो देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, अब बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रही है, उसके बारे में आपको यहां पर बता रखा है बच्चों। तो इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो बच्चों, पूरी दुनिया में हमारा देश पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू करा
टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनमें से एक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है जनसंख्या। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में हमारा देश पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू करा। कब करा था बच्चों? 1951 के अंदर। तो दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। इंपॉर्टेंट है, ये ईयर पूछा जाता है बच्चों आपसे। लेकिन हुआ क्या बच्चों? ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू हुआ था 1951 में, इसका मेन मोटिव, जो मेन टारगेट था, वो था बच्चों कि जो यंग कपल्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल फैमिलीज हैं, उनमें कपल्स को एनकरेज करना टू अडॉप्ट व्हाट? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ऐसे मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस होना, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। ठीक है, तो जो यंग कपल्स थे जिनकी अभी शादी हुई है, तो उनको एनकरेज करना था कि भाई आप 1, 2 या 3 से ज्यादा बच्चे नहीं करो। 1951 में जब चालू हुआ था तब ये था कि भाई 3 से ज्यादा बच्चे मत करो। आज तक आते आते अब स्थिति हो गई कि अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई 1 या 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करने हैं। और इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए जो मेथड्स अपनाए जाते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो जो मेन टारगेट था वही था कि भाई कैसे ना कैसे करके यंग कपल्स को हम एनकरेज करें कि भाई आप 1 या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी मत इंड्यूस होने दो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। लेकिन हुआ क्या? कारगर नहीं हुई ये जो टेक्निक थी गवर्नमेंट की। बहुत दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन फेल हो गई एक तरीके से यदि कहा जाए तो। ठीक है, फिर भी लगातार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चलता रहा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती रही। तो फिर अब ब्यूरोक्रेट्स को सोचना पड़ा। ठीक है, दिमाग की घंटी बज गई इनकी भी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर इनको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े कि भाई हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, इंडिया के टॉप दिमाग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसका रीजन क्या देखने को मिला कि भाई जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लोग यूज नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन होगा कैसे? आप चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उनको, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग देम। और उस पे जब फिर एनालिसिस, इवेल्युएशन किया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, थिंकिंग टैंक्स ऑफ कंट्री के द्वारा, तो ये पता लगा, ये समझ में आया कि भाई सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा। जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे लिटरेसी, भाई जब तक आप लिटरेसी नहीं बढ़ाओगे वो समझेंगे कैसे? जैसे हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, ऐसे बहुत सारी चीजें थी कि भाई जब तक उनको इंप्रूव नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाला जो मेथड है वो अकेला हेल्पफुल और सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आफ्टर एमबीबीएस मैंने 1 साल गांव में काम करा, और वहां पर बच्चों जब आप एज ए मेडिकल ऑफिसर गांव में काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको टारगेट्स देती कि हर महीने आपको एक्स नंबर ऑफ जो है कि परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड जो होता है बच्चों, कॉन्ट्रासेप्शन का, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, हिंदी में नसबंदी हम कहते हैं, वो करवानी जरूरी है। ठीक है, अब उसमें बच्चों मेडिकल, एज एन मेडिकल ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी होती है वो चीज। तो आप गांव में अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करते हो, कंडक्ट करते हो बच्चों, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ को ले जाकर आप लोगों को समझाते हो कि भाई यदि आपके ऑलरेडी 3-4 बच्चे हैं तो भाई आगे आप प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, फीमेल आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो, इसलिए आप दोनों में से कोई ना कोई नसबंदी करवा लो। नसबंदी में क्या होता है बच्चों, भाई हम गैमेट्स को मिलने से रोक देते हैं, परमानेंटली जो पाथवे उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब सारी चीज इसमें देखेंगे आज हम। ठीक है, ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसी तरह से मेल में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाए, वासेक्टोमी। ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहलाते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होगी। तो जब गांव में ये चीज आप समझाते हो किसी फैमिली को जिसमें ऑलरेडी 3-4 बच्चे हैं, तो वो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, वो नहीं तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या रीजन होता है कि साहब हमारा पहले 1 बच्चा हुआ था, 2 बच्चा हुआ था, वो तो बचपन में ही मर गया। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी ये जो 3 बच्चे, इनमें से 2 यदि मर गए, और ठीक है जो अभी 3 जिंदा हैं, तो हमारा तो 1 ही रह जाएगा। अब टोटल इसका मतलब क्या, उस फैमिली में 5 बच्चे बर्थ ले चुके हैं, 2 ऑलरेडी मर चुके हैं छोटी एज में ही, अभी 3 जिंदा हैं, और उनको ये डर है कि आगे भी क्या भरोसा, जब 2 मर चुके हैं तो 2 और बीमार होकर मर सकते हैं। तो एक्चुअली वो ये कहते हैं कि भाई यदि हमारे इतने कम बच्चे रह जाएंगे, 1 या 2 ही बच्चे रह जाएंगे, तो खेतों में काम कौन करेगा? ठीक है, हमें बुढ़ापे में संभालेगा कौन? इस तरह के रीजंस वो देते हैं, और कहीं ना कहीं वो सही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अभी इतनी अच्छी नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होने के कारण ही तो उनके छोटे छोटे बच्चे बीमार होकर मर गए ना।
उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। कई छोटे छोटे गांव तक मेडिकल फैसिलिटीज अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना डेवलप नहीं है कि वहां तक मेडिकल फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द अंडर डेवलप्ड सिस्टम ये चीजें नहीं हो पा रही है। और इस कारण से वो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है इन सारी चीजों को लेके, इंप्रूव मेथड्स को लेके। और इसलिए बच्चों पे बच्चे किए जाते हैं कि ठीक है कि भाई जितने बच्चे होंगे उतने हेल्पिंग हैंड्स होंगे खेत के अंदर। तो जब तक लिटरेसी नहीं बढ़ेगी, जब तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा, जब तक मेडिकल फैसिलिटीज उनको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये चीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ में आ गई थी और इसीलिए फिर इसका जो होराइजन था उसको ब्रॉड किया गया बच्चों। इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, और फिर इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, अब नया नाम दे दिया गया RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, कि भाई अब हमें इसका जो होराइजन है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, एंड नॉट ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इसमें लिटरेसी भी आ गई, जो बच्चा बर्थ लेता है उसके बाद उसकी केयर भी आ गई, उसको टीके लगवाना ताकि वो बीमार नहीं हो, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी पूरी राउंड द प्रेगनेंसी केयर करना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, बार बार हॉस्पिटल बुलाकर चेकअप करना, डिलीवरी घर में कोई आई नहीं करवा दे, कोई दाई नहीं करवा दे, हॉस्पिटल आकर ही उसकी डिलीवरी हो, इस चीज को इंश्योर करना। ये सारी चीजें देखने को मिलती गांव में बच्चों। प्रेगनेंसी होती है तो जो दाई माँ होती है वही करवा देती है घर पे जाकर, उसमें भी कई फीमेल्स की डेथ हो जाती है, कई बार न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी डेथ हो जाती है बच्चों। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी और जब इन सबको इंक्लूड कर लिया गया तो फिर एक नया प्रोग्राम बन गया बच्चों, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज RCH प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट किन किन तरीकों से अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि भाई ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए, तो उसमें ऑडियो विजुअल मेथड्स की मदद लेती है बच्चों, प्रिंट मीडिया अखबार के थ्रू, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सबका भी मेजर रोल होता है बच्चों। यदि शुरुआत से ही बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स जिनके कांटेक्ट में वो लगातार रहते हैं, यदि सही इंफॉर्मेशन, सही एजुकेशन दें तो आगे चल के वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सिटीजन्स बनेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इंपॉर्टेंट मैटर है बच्चों, ये भी, इसके पे भी डिबेट चलती रहती है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे गलत इंफॉर्मेशन से बचे, उनको सही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है आफ्टर अ सर्टेन एज। फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताना, एड्स जो कि अपना आप में एक एसटीडी है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है बच्चों। और ये सारी चीजें गवर्नमेंट इस समय कर रही है, किसी ना किसी तरीके से इनको इंक्लूड करते हुए लोगों की अवेयरनेस बढ़ा रही है बच्चों। फिर educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options, contraceptive methods के बारे में बताना लोगों को। फिर प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करना, ये अपना आप में बहुत जरूरी होता है। पोस्ट नेटल केयर, नेटल रेफर्स टू बर्थ, एंटी नेटल बिफोर बर्थ प्रेग्नेंट फीमेल की केयर, पोस्ट नेटल न्यूबॉर्न बेबी की केयर करना और जो मदर उसकी भी केयर करना, तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ दी मदर एंड चाइल्ड। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए माँ का दूध बहुत 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 जरूरी होता है और पहले 6 महीने तो माँ के दूध के अलावा कुछ देना ही नहीं होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझाना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, क्योंकि हमारी कंट्री में एक और समस्या है कि यदि ये पता चल जाए कि जो डेवलपिंग बेबी वो फीमेल है, तो अभी भी कई कम्युनिटीज में, कई फैमिलीज में ये कोशिश की जाती है कि उसको पैदा होने के पहले ही मार दिया जाए, फीमेल फिटिसाइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीजें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हम मेल और फीमेल को इक्वल नहीं माने, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ना करें। तो ये सारी चीजें इस समय गवर्नमेंट कर रही है, जिनकी मदद से क्या होगा कि भाई जो हमारा RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके अलावा बच्चों अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा, ये भी जरूरी है। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। ये मैंने आपको बताया था, जब तक ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगी, जब तक ये सारी चीजें लोगों तक नहीं पहुंचेगी एट द ग्रास रूट लेवल, तब तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है बच्चों। अब कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अच्छी करी, उसका एक एग्जांपल यहां पर दे रखा है बच्चों आपको कि भाई बैन लगा दिया गया है, लीगल बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि भाई 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, उसमें से एक एमनियोन बताई थी मैंने, और मैंने आपको बोला था कि इस एमनियोन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसमें जो डेवलपिंग फीटस होता है वो सबमर्ज्ड रहता है बच्चों, और लगातार इस फीटस की जो सेल्स होती है, स्किन की सेल्स होती है, उनमें से कुछ सेल्स शेड होकर उस एमनियोटिक फ्लूइड में गिर जाती है बच्चों डेड होने के बाद, ठीक है।
तो ये जो सेल्स जो शेड ऑफ होती है बच्चों इस एमनियोटिक फ्लूइड में, इस एमनियोटिक फ्लूइड को यदि हम एक सिरिंज से निकाल लें बाहर, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स शेड ऑफ हुई है इस डेवलपिंग फीटस की, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उसको एनालाइज करके यदि उस फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उसको पहले ही पता लगा सकते हैं बिफोर द बर्थ। और ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें पता है कि भाई वो पैदा होने के बाद ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर अननेसेसरी हम क्या करेंगे कि भाई उसको बर्थ लेगा तो बर्थ लेने के बाद क्या होता है बच्चों, यदि पेरेंट्स एक बार अपने बच्चे को देखते हैं, बाहर आता है जब वो, तो वो एक ऐसी फीलिंग होती है कि वो उसके साथ बॉन्डेड फील करते हैं बच्चे, एक बॉन्डिंग स्टेब्लिश हो जाती है। और फिर कुछ समय बाद यदि वो मर जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रॉमा उन पेरेंट्स को होगा। तो ऐसे केसेस जहां पर पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस डेवलपिंग फीटस को एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर रिकमेंड किया जाता है कि इन द यूट्रस ऑफ द मदर, जब तक वो मदर के यूट्रस में है तभी उसको अबॉर्ट कर दिया जाए बच्चों, ठीक है, इंटेंशनल अबॉर्शन कर दिया जाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, वो कर दिया जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रॉमा कम हो, ठीक है, और मदर की लाइफ को भी रिस्क रहती है यदि ऐसे केसेस में पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाती है तो बच्चों इसके लिए ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक यूज की जाती थी। लेकिन हमारा देश भारत महान देश है, यहाँ पर लोग हर चीज़ में से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं, अपने फायदे की चीज़ देख लेते हैं, तो इसका मिसयूज़ करने लग गए लोग। क्या मिसयूज़ करने लग गए? क्योंकि इससे जेनेटिक मेकअप का पता लगाया जा सकता है। तो बच्चों जब क्रोमोसोमल स्टडी हो रही है तो क्रोमोसोमल स्टडी के थ्रू ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल है या फीमेल है। और इसके मिसयूज़ के थ्रू लोग क्या पता करने लग गए कि भाई जो डेवलपिंग फीटस है यदि वो फीमेल है तो पता करके वही जो मैंने अभी आपको बताया था फीमेल फिटिसाइड करवाने लग गए, ठीक। तो इसी कारण से गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इसको बैन करना पड़ा बच्चों। तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, ये अपना आप में एक बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों। इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चे पैदा होने के बाद जो न्यूबॉर्न होता है बहुत ससेप्टेबल होता है डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है बच्चों। ऐसे समय में उसको वैक्सीन्स लगना बहुत जरूरी होती है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े बच्चों। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर न्यूबॉर्न को जितनी भी वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है बच्चों, ठीक है। इसको हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो दीज आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर इन एमनियोसेंटेसिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. इन सबको हम बर्थ के पहले ही पता कर सकते हैं, इनके बारे में पता लगा सकते हैं बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के केस में भी कर लिया। अभी हम जब आगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे वहां पे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिसमें ओरली टेबलेट के फॉर्म में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को टेबलेट को लिया जाता है और उससे कॉन्ट्रासेप्शन अचीव होता है। उसमें एक एग्जाम्पल बच्चों हम पढ़ेंगे सहेली का, ठीक है। यहां पर भी मेंशन कर रखा है शुरुआत में एनसीईआरटी ने। सहेली एक ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट है बच्चों, पिल है, जो इंडिया में ही डेवलप हुई है, लखनऊ में सीडीआरआई ने डेवलप करी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों, और बहुत ही अच्छी है, कम से कम साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। क्या इसकी डिटेल से आगे देखेंगे बच्चों हम। सो अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट्स एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई इन लखनऊ इंडिया, ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा ऑल इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। कुल मिलाकर यदि कंक्लूजन निकालें यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूँ भाई, यहाँ पर ये सारी लाइनें क्या बोल रही है कि अब धीरे धीरे हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, एजुकेशन की जो हम कह सकते हैं लिटरेसी की जो रेट है वो बढ़ रही है बच्चों, और इस कारण से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टेटस है हमारी सोसाइटी का वो भी लगातार इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हो गई है स्वाहा, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है, समझ में आ गया है। जितना मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है यहां तक उतना ही देखना है बच्चों आपको, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है। जो कुछ लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने फिर पेन से भी मार्क कर दिया है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है बच्चों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो बच्चों जैसे जैसे
अब क्या होता है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है तो टाइमली बीमारियों का पता चल जाता है, टाइमली बीमारी का पता चल जाएगा तो टाइमली ट्रीट भी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो लोग मर रहे थे उनकी मरने की रेट कम हो जाएगी, डेथ रेट कम होगी। ठीक है, जो बच्चे बर्थ ले रहे थे, शुरुआत में क्या हो रहा था कि जब तक हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, मैंने एग्जांपल दिया था ना, गांव में अभी भी नहीं है कई जगह, वहां पर क्या होता है 1 साल से कम की उम्र में बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं बीमारी की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, गांवों तक पहुंच रही है, तो ये जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, बच्चों 1 साल तक की एज तक जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं, और इन्फेंट्स की डेथ की जो रेट होती है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, IMR। तो ये भी कम हो रही है अब धीरे धीरे। फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी मरने की रेट बहुत ज़्यादा थी, कई बार ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाती थी, आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से डेथ हो जाती थी, कई बार ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज़्यादा BP बढ़ जाने की वजह से डेथ हो जाती थी, ये भी कम हो रही है। प्रेगनेंसी के रीजन की वजह से यदि किसी मदर की डेथ होती है, फीमेल की डेथ होती है, तो उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उस रेट को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेफर्स टू डेथ, मैटरनल रेफर्स टू मदर। ठीक है, तो MMR ये भी कम हो रही है, MMR कम हो रही है, IMR कम हो रही है, डेथ रेट कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है बच्चों वो कम नहीं हो पा रही, लगातार पॉपुलेशन बढ़े ही जा रही है। ठीक है, तो ये जो इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये भी अपने आप में एक कारण है कि हम हमारी पॉपुलेशन को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी वजह से ऐसा थोड़ी कि हम मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव नहीं करेंगे, वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज तो डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन अब हमें उन दूसरे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, या उन मेथड्स को हमें अपनाना पड़ेगा जिनसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके डिस्पाइट ऑफ इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फिगर्स हैं, डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, पता होने चाहिए बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन की, मार्क कर रहा हूं अलग से। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 1900 में कितनी थी, तो इट वाज अबाउट 2 बिलियन, यानी कि 2000 मिलियन थी। फिर 2000 तक आते आते कितनी हो गई बच्चों, 6 बिलियन हो गई। ठीक है, और 2011 में जो सर्वे हुआ उसमें कितनी थी, 7.2 बिलियन थी। फिर इंडिया की यदि आपसे पूछे बच्चों, तो इंडिया की आपको पता होनी चाहिए कि भाई एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस कितनी थी ये, इट वाज 350 मिलियन। फिर 1 बिलियन हो गई कब बच्चों, 2000 में, और 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई कब बच्चों, में 2011 के अंदर। रीजन मैंने आपको बता दिया बच्चों, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, MMR और IMR भी कम हो रही है एज वेल एज। और इन सब रेट्स के कम होने के कारण बच्चों क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस, वो भी बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, अच्छे से आता है बच्चों ये कई बार कि भाई क्या रीजंस हैं पॉपुलेशन के इतने तेजी से बढ़ने के। ठीक है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है हमारी, वो पूछा जा सकता है बच्चों आपसे। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 per 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly। तो बच्चों हर साल हर 1000 लोगों के ऊपर 20 नए बच्चों का जन्म हो रहा है, यह हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, या 20 लोग बढ़ रहे हैं हर 1000 लोग पर हर साल। ठीक, तो इस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेस देन 2% है बच्चों, लेकिन यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यदि इसी दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो खाना, रहना और कपड़ा तीनों की कमी हो जाएगी। रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना हम, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज है बच्चों, इनकी भी इतनी कमी हो जाएगी कि मारामारी हो जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी। तो इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर बच्चों अब कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो तो यही कि भाई हम ऐसे मेथड्स को यूज करें जिनसे कॉन्ट्रासेप्शन अचीव होता हो। वो कपल्स जिनके अभी 1 या 2 बच्चे हैं वो इन मेथड्स को यूज करें ताकि आगे और बच्चे नहीं हो, फालतू की पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं हो, इस धरती के ऊपर बोझ ना बढ़े। ठीक है, फिर समय समय पे जो प्रोग्राम चलाती रही है बच्चों, गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो या RCH प्रोग्राम हो, तो भाई लोगों को एंगेज करने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कई स्लोगन्स यूज करती रही है। पूछे जा सकते हैं जैसे हम दो हमारे दो, बहुत फेमस स्लोगन रहा है कि भाई 2 तो पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड वाइफ, और भाई 2 बच्चे, 4 जने बहुत होते हैं एक फैमिली में, शुरुआत में था। इनफैक्ट अब तो धीरे धीरे ये लग रहा है कि क्या आ रहा है अभी, 1 चाइल्ड नॉर्म, कि भाई एक ही बच्चा बहुत है, उसकी परवरिश कर लो, महंगाई भी इतनी है, क्या मतलब है फालतू में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने से। ठीक है, तो इस पर भी धीरे धीरे अब हमारी गवर्नमेंट आ रही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है।
statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. ठीक है, तो यहां पर ये सारे आपको स्टेप्स बता रखे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो आप। एक स्टेप तो हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो गया बच्चों यहां पर कि जो मैरिज की एज है वो बढ़ा दी गई, फीमेल्स की 18 साल और मेल्स की 21 साल की, उसके पहले भी मैरिज करोगे तो वो इलीगल होगा। और तीसरा इंसेंटिव्स कि भाई जो लोग, जैसे यहां पर सरकारी नौकरी का एग्जाम्पल ले सकते हो ना, सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे उनको सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती है। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो 2 से ज्यादा बच्चे मत करो, करोगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से प्रलोभन भी दे रही है अब गवर्नमेंट की भाई किसी ना किसी तरीके से तो लोगों को समझ में आए, लोगों के दिमाग में बात घुसे, और घुसानी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर रोटी कपड़ा मकान इनकी भी कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या देखा हमने कि यदि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में मदद करते हैं, वो अब आगे हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके पहले हम ये देखेंगे कि भाई एक आइडियल वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन यदि होता तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली, इजीली यूज कर सके जो भी उसको यूज कर रहा है कपल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट के अंदर, इफेक्टिव होना चाहिए, भाई जो काम करना है उसको वो काम होना चाहिए ना। कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करा फिर भी प्रेगनेंसी इंड्यूस हो गई, फिर मतलब क्या रहा भाई। फिर रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, रिवर्सिबल भी होना चाहिए। मान लो कोई कपल है जिनके 2 बच्चे हैं, अब उन्होंने कहा कि भाई हम आगे कोई बच्चा नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, किसी कारण से उनके एक बच्चे की डेथ हो गई, बीमार होकर मर गया, अब वो चाहते हैं कि भाई अब एक ही बच्चा रहेगा तो एक और बच्चा हम करना चाहते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए कि जिसको यदि यूज करना बंद कर दिया जाए तो वापस से प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सके, यानी कि रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए। आइडियल की बात कर रहे हैं अभी अपन, और साइड इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके अलावा इट ऑल्सो should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user। और जो मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बच्चों सेक्सुअल एक्ट होता है उस एक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जिस कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सारी प्रॉपर्टीज होगी परफेक्टली, उसको आइडियल माना जाएगा, जो किसी में होती नहीं है, 100% तो नहीं होती है बच्चों। नियर आइडियल अपन बात कर सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, कौन से होते हैं वो आगे अपन देखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर जो अभी आगे अपन कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे बच्चों, उनको अपन कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, फिर देखेंगे बैरियर मेथड्स, फिर आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इनको हम बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखेंगे बच्चों, इंजेक्टेबल्स देखेंगे, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स भी देखेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल और वी कैन से कपल्स। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब नेचुरल मेथड्स का क्या मतलब है? नेचुरल मेथड्स का मतलब जो नेचुरल है, प्राकृतिक, मतलब बाहर से कोई केमिकल, कोई टैबलेट, कोई गोली, कोई डिवाइस कुछ यूज नहीं किया जा रहा। रिप्रोडक्शन की जो नेचुरल फिजियोलॉजी है उसके प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए, उसकी नॉलेज को यूज करते हुए क्या किया जा रहा है? अवॉइड किए जा रहे हैं चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। ठीक है, कि भाई स्पर्म और ओवम फ्यूज नहीं हो पाएंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर एम्ब्रियो भी डेवलप नहीं होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होगी, इंप्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें यदि जो नेचुरल फिजियोलॉजी है उसी में मॉडिफिकेशन करके, उसी की नॉलेज को यूज करके हम यदि ओवम और स्पर्म को मिलने से रोक रहे हैं तो वो सारे मेथड्स क्या कहलाएंगे बच्चों? नेचुरल मेथड्स कहलाएंगे। जिसमें एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को हम पहले कर रहे थे और अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि कुछ समय के लिए रोक देना। किस चीज का एब्स्टिनेंस हो रहा है यहां पर बच्चों? कोइटस का, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट का। तो इट इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस। कब से कब तक नहीं करते हैं कोइटस, मेटिंग नहीं करते हैं? फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। हम ऑलरेडी बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ चुके हैं। जो ओवुलेशन के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम कब होते हैं बच्चों? 14th डे के आसपास, क्योंकि ऑन एन एवरेज ज्यादातर फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। तो यदि 10 से 17वें दिन तक कोइटस नहीं करे कपल
ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17th डे तक नहीं करेगा तो फिर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी बहुत कम हो जाएंगे ना बच्चों। क्यों? जिस समय ओवम रिलीज हो रहा है, ओवम की लाइफ स्पेन मैंने आपको बताई थी नियर अबाउट 24 आवर्स। ठीक है, अब इतने लंबे समय तक 10 से 17वें दिन तक यदि नहीं करा, मान लो 13th डे भी हुआ, 14th डे हुआ या 16th डे हुआ ओवुलेशन, इनमें से किसी भी दिन हो रहा है, ठीक है, तो भी 24 घंटे बाद तो वो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि यदि 10 से 17वें दिन तक कोइटस नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, बहुत हाई फेलियर रेट है बच्चों। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा 28 से 30 दिन की हो ये जरूरी नहीं है, बहुत वेरिएबल रेट होती है बच्चों, बहुत वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एनसीईआरटी ने आपको मेंशन नहीं कर रखे लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं बच्चों, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, ओलिगोमेनोरिया किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 35 डेज से भी ज्यादा होता है कंसिस्टेंटली, मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज से ज्यादा की आ रही है। पॉलीमेनोरिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 20 दिन से भी कम होता है बच्चों, जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल ड्यूरेशन कम होगा तो डे ऑफ ओवुलेशन भी तो चेंज होगा ना। यदि 20 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने आपको सिखाया था कि डे ऑफ ओवुलेशन कैसे निकालते हैं। टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में से 14 माइनस कर दो, यदि 20 में से 14 माइनस करोगे तो 6 आ रहा है, यानी कि 6th डे पे भी ओवुलेशन हो सकता है। तो बहुत हाई वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में और इसी कारण से इस मेथड को अब फॉलो नहीं किया जाता है। डॉक्टर्स एटलीस्ट इसको नहीं सजेस्ट करेंगे। दीज आर ओल्ड मेथड्स, अब तो एक्चुअली इतने इंप्रूव्ड और नए मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल हैं कि इनको यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा और पहले यूज किए जाते थे इसलिए पढ़ना जरूरी है। As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period। तो ये जो 10 से 17वां दिन होता है इसके बीच में फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं क्योंकि इस दौरान ओवुलेशन होता है, तो इसको तो कहते हैं हम क्या, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। ठीक है, तो यूज किया जाता था, अब नहीं किया जाना चाहिए। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस ये दूसरा तरीका है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में। जितने भी नेचुरल मेथड्स इनकी बहुत हाई फेलियर रेट है, मेडिकली दे आर नॉट एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स, बस हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले यूज किए जाते थे। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर कोइटस इंटरप्टस, विड्रॉल ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, तो जब सेक्सुअल एक्ट होता है मेल और फीमेल में, तो जब तक मेल के पेनिस से सीमन इनसेमिनेट नहीं होगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा वजाइना में, स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते ना। तो जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, जब मेल को लगता है कि भाई अब पेनिस से सीमन इजेकुलेट होने वाला है ड्यूरिंग कोइटस, तो इसके पहले कि सीमन इजेकुलेट हो इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनसेमिनेट हो, वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, इंटरप्ट कर देता है कोइटस के एक्ट को। दैट इज व्हाट इज नोन एज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। और जो सीमन है उसको फीमेल की वजाइना में ना इंसेमिनेट करके बाहर एक्सटर्नली उसको इजेकुलेट करता है। तो इट इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या अवॉइड किया जा रहा है, इंसेमिनेशन अवॉइड किया जा रहा है। तीसरा मेथड कौन सा है नेचुरल मेथड्स में, लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, द एक्ट ऑफ फीडिंग ऑफ द न्यूबॉर्न बाय मदर्स मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। और बच्चों जब तक मदर पहले 6 महीने जो होते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन जिसको हम कहते हैं, पहले 6 महीने में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल काफी ज्यादा होता है। और ये प्रोलैक्टिन किसको सप्रेस करके रखता है बच्चों, गोनेडोट्रोफिन्स को, एफएसएच को और एलएच को, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। इसलिए देखा गया है कि आफ्टर पार्चुरेशन जब तक मदर अपने बेबी को फीड कराती है, इनफैक्ट पहले जो 6 महीने होते हैं इसमें यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहती। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को अमेनोरिया कहते हैं। और क्योंकि यहां पर ये प्रोलैक्टिन की वजह से हो रही है, लैक्टेशन की वजह से हो रही है, तो इसको हम लैक्टेशनल अमेनोरिया कहते हैं। दैट इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, it is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. अब ध्यान से पढ़ना। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. पहली चीज तो ठीक है, effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure, though, of these methods are very high. फेलियर के चांसेस इन तीनों ही मेथड्स के बहुत ज्यादा हैं बच्चों। इसका भी बता देता हूं, लैक्टेशनल अमेनोरिया का काफी फीमेल्स में देखा, क्योंकि ये किसके ऊपर, देखो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोलैक्टिन के लेवल्स पे।
अब कई फीमेल्स में देखा गया है कि तीसरे महीने में आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाता है। जैसे प्रोलैक्टिन लेवल कम होगा, गोनेडोट्रोफिन्स का लेवल बढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वेरिएबिलिटी है। तो ये लैक्टेशनल अमेनोरिया किसी फीमेल में 2 महीने के लिए रहता है, किसी में 3 महीने के लिए, किसी में 4 महीने के लिए, किसी में 6 महीने के लिए। तो ये जो तीनों मेथड्स हैं नेचुरल मेथड्स, कौन कौन से हैं बच्चों? पहला तो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है बच्चों विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, और तीसरा लैक्टेशनल अमेनोरिया। इन तीनों की फेलियर रेट काफी ज्यादा और मेडिकली एडवाइज नहीं। नेचुरल मेथड्स के बाद जो बच्चों नेक्स्ट मेथड्स हमें पढ़ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, दे आर व्हाट? दे आर बैरियर मेथड्स। बैरियर का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल, दो चीजों के बीच में कोई हम ऑब्स्टिकल लगा देते हैं तो उसको हम बैरियर कहते हैं, उनको मिलने से रोकने के लिए। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं कि स्पर्म्स और ओवम का जो पाथवे होता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे तक पहुंचते हैं, उसके बीच में एक बैरियर लगा देते हैं, एक दीवार लगा देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे तक ना पहुंच सके। ठीक है, इनमें जो इस समय बहुत पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो कौन सा है बच्चों? कॉन्डोम्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर आपको दे भी रखा है बच्चों एनसीईआरटी ने, यहां पर दिस इज कॉन्डोम फॉर मेल एंड दिस इज कॉन्डोम फॉर फीमेल। ठीक है बच्चों, तो कॉन्डोम का काम क्या होता है? मेल की यदि अपन बात करें तो मेल बिफोर कोइटस, बिफोर इंट्रोडक्शन और इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू द फीमेल वजाइना, इस कॉन्डोम को पेनिस के ऊपर वेयर करता है ताकि जो सीमन एजेकुलेट होगा इस कॉन्डोम के अंदर ही कलेक्ट हो जाए, वजाइना के अंदर इंसेमिनेट ना हो बच्चों। ठीक है, फीमेल में इन द सेम वे वजाइना के अंदर इसको वेयर किया जाता है बच्चों, ताकि जो पेनिस से सीमन एजिकुलेट होगा वो इस फीमेल कॉन्डोम में इकट्ठा हो जाए, बाद में इसको निकालकर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दोनों ही केसेस में इसको यूज एंड थ्रो मेथड होता है, यूज करके फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी कई फीमेल कॉन्डोम्स ऐसे आ रही जिनको रीयूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यूजुअली जो कॉन्डोम्स हैं ये लेटेक्स के बने हुए होते हैं बच्चों, यूजर फ्रेंडली हैं, खुद कपल्स इनको यूज कर सकते हैं बच्चों, तो प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और एक और जो बेनिफिट इनसे मिलता है वो ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं और जो फ्लूइड्स हैं, सीमन है, यूट्राइन सिक्रीशंस फ्रॉम द फीमेल हैं, ये एक दूसरे पार्टनर्स के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बैरियर। और ये जो फ्लूइड्स होते हैं या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनके थ्रू कुछ डिजीजेस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, जिनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्यों? सेक्सुअल एक्ट के दौरान हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन बैरियर मेथड्स में ये बॉडी फ्लूइड्स आपस के कांटेक्ट में नहीं आ रहे एक दूसरे के, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की, इसीलिए एसटीडी से भी प्रोटेक्शन मिलता है बाय दीज कॉन्डोम्स, जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों इन बैरियर मेथड्स का। सारे बैरियर मेथड्स में एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कॉन्डोम्स में मिलेगा, ये चीज अभी ध्यान रखना। जो दूसरे बैरियर मेथड्स अभी हम देखेंगे, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, इनमें एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है बच्चों। तो एक बार पढ़ लेते हैं अब। तो भाई इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। अब जब सीमन कॉन्डोम में इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा तो स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, डायग्राम भी अपन ने देख लिया है। कॉन्डम्स किसके बने होते हैं? थिन रबर के या लेटेक्स के बने हुए होते हैं बच्चों। यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल, और फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स को कवर किया जाता है। जस्ट बिफोर कोइटस यूज किए जाते हैं ताकि जो एजिकुलेटेड सीमन है इट वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। एग्जाम्पल याद रख सकते हो बच्चों, निरोध। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इसको हॉस्पिटल्स के अंदर। तो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS। ये additional benefit है जो मैंने आपको समझा दिया है। AIDS भी एक STI है, sexually transmitted infection ही है बच्चों। Both the male and the female condoms are disposable, use and throw होते हैं, can be self inserted, खुद यूज कर सकते हैं, and thereby gives privacy to the user, इसलिए काफी पॉपुलर भी है। ठीक है, फीमेल कॉन्डोम का नाम बता देता हूं, एक जो पूछा जा सकता है बच्चों आपसे, इधर लिख देते हैं, यहां पर आपको दे रखा है बच्चों फीमेल कॉन्डोम, तो एक नाम लिख लेते हैं फेमिडोम। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्डोम। ठीक है बच्चों, फिर बैरियर मेथड्स में ही जो आपसे और पूछे जा सकते हैं वो क्या है? डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। तो जो कॉन्डोम्स है उनको तो 1 लेबल कर लो। ठीक है, बैरियर मेथड्स को यहां पर B लेबल कर लो। जो नेचुरल मेथड्स थे बच्चों उनको आप A लेबल कर लो। तो यहाँ पर A मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नेचुरल मेथड्स, उसमें 3 टाइप अपन ने देख लिए। B बैरियर मेथड्स, उसमें एक कॉन्डोम्स देख लिए, और दूसरे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। अब इनमें क्या अंतर है बच्चों कॉन्डोम से?
जो कॉन्डम्स है उनको या तो पेनिस या वजाइना में इंसर्ट किया जा रहा था, लेकिन ये जो सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स या डायफ्राम्स होते हैं इनको सर्विक्स की ओपनिंग पे अप्लाई किया जाता है। सर्विक्स क्या, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। इसका मतलब जब पेनिस वजाइना में इंसर्ट होगा तो वहां पर जो सीमन है वो डायरेक्टली वजाइना में इजैकुलेट हो जाएगा। बस वो सीमन, क्योंकि सर्विक्स और वजाइना के बीच का जो जंक्शन है वहां पर ये सर्वाइकल वॉल, डायफ्राम या जो कैप है बच्चों वो लगा दी गई है, इस कारण से वहां से सर्विक्स और यूट्रस में एंटर नहीं करेगा। तो यहां पर तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं बच्चों वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। पेनिस की म्यूकस मेम्ब्रेन और वजाइना के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपस के कांटेक्ट में आ रही है, यानी कि एसटीडीज ट्रांसमिशन हो सकता है, उनसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, अभी जो 3 नाम है डायफ्राम्स, कैप्स, वॉल्स, इनमें सिर्फ शेप में डिफरेंस होता है बच्चों, काम एक ही है, एक ही तरीका है यूज करने का भी। ठीक, तो डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर आल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, तो यहां पर किसको कवर किया जाता है बच्चों, सर्विक्स को कवर किया जाता है ड्यूरिंग कोइटस। तो कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, तो दे प्रिवेंट क्या कर रहे हैं बच्चों, कंसेप्शन को यानी कि प्रेगनेंसी को, कैसे, स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वहां पर हमने एक बैरियर लगा दिया है, जो डायफ्राम के शेप का हो सकता है, कैप के शेप का हो सकता है या वॉल्ट के शेप का हो सकता है। एक और डिफरेंस कॉन्डम से, कॉन्डम्स यूज एंड थ्रो थे, दीज आर रीयूजेबल, इनको धोकर वापस से काम में लिया जा सकता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो अपने को याद रखना है बच्चों यहां पर, वो क्या है, स्पर्मिसिडल क्रीम्स। बच्चों सिडल वर्ड या इसको साइडल भी बोलते हैं कई लोग, CIDAL। तो सिडल या साइडल ये वर्ड जहां पर भी आ जाए बायोलॉजी में इसका मतलब होता है टू किल। स्पर्मिसाइडल ऐसे एजेंट जो स्पर्म्स को किल करते हैं। तो बच्चों स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स यानी कि टैबलेट्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कई केसेस में क्या किया जाता है कि ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट है इसके ऊपर कुछ ऐसी क्रीम्स या केमिकल्स लगा दिए जाते हैं जो स्पर्म्स को किल करते हैं। तो भाई जब मेल और फीमेल में कोइटस होगा और मेल पेनिस से सीमन इनसेमिनेट होगा इनटू द फीमेल वजाइना, तो पहली बात तो स्पर्म्स को ये सर्वाइकल, डायफ्राम, सर्विक्स के अंदर एंटर नहीं करने देगा। लेकिन और ज्यादा एफिशिएंसी, भाई चांसेस बिल्कुल खत्म करने हैं प्रेगनेंसी के। ये भी तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पर्म्स हो तो कोई एक आध एंट्री मार जाए सर्विक्स के अंदर इधर उधर कोने में से। तो यदि स्पर्म्स को किल कर दिया जाएगा तो उनमें मोटिलिटी नहीं रहेगी, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या ओवम तक पहुंचने के बहुत कम हो जाएंगे, एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। तो कई बार इनके साथ साथ इनको भी अप्लाई कर दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ दी सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स या वॉल्स, ताकि स्पर्म्स को किल भी कर दिया जाए और जो जिंदा रह जाए उनको फिर ये डायफ्राम ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट आ सकता है, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो देख लिए बच्चों, एक तो नेचुरल मेथड्स और दूसरा बैरियर मेथड्स। अब जो रिमेनिंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं और इसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको दे रखे हैं, एक तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दे रखा है बच्चों, एक आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बता रखा है इस एडिटिंग यहां पर। इन टॉपिक्स को, जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं, हम अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहां तक जितना मैंने आपको आज बताया है अच्छे से पहले देखो, समझो, अपनी एनसीईआरटी में जो चीजें मैंने यहां पर लिखी उनको नोट कर लो। वैसे इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिखा है, कारण जितना यहां पर दे रखा है मोर देन सफिशिएंट है यहां तक। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा बतानी है आपको, वो चीजें आपको नोट करनी है। कुछ टर्म्स मैंने आज एक्स्ट्रा बताए थे बच्चों, जो लिखे नहीं है वो भी आपको लिखने हैं। ओलिगोमिनोरिया मैंने बताया था, पॉलीमिनोरिया मैंने आपको बताया था, वो सारी चीजें लिखनी है बच्चों आपको। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको बताया है, चाहे बोलकर, चाहे यहां पर लिखकर, चाहे समझाकर, सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी के अंदर होनी चाहिए। वो सारी चीजें आप एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड कर लोगे तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट बायोलॉजी बुक बन जाएगी, जिसके अलावा आपको फिर कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे मैंने आपको बोला था भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका, सिलेक्शन लायक नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं डेफिनेटली उनको 340 या 350 तक भी लाने पड़ेंगे नंबर। और उसके लिए एक्चुअली बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है। पढ़ाते वक्त आपको समझ में आ जाता होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम टच तो करते हैं लेकिन टच करके आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यदि डिटेल में लगे तो ये सीरीज खत्म ही नहीं होगी बच्चों। ठीक, तो उन चीजों के लिए भी मैंने आपको जो डेस्टिनेशन है
जो रिसोर्स है वो बता रखा है। ई सरल ऐप आपने डाउनलोड कर ही रखी है क्योंकि वहाँ से आपको ये डाउनलोडेबल PDF मिलती है NCERT की। उसी ई सरल ऐप पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो नीट के कोर्सेज हैं, वहाँ पर जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं, उनमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बच्चों। अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। 11th के लिए ब्रह्मोस चल रहा है बच्चों, 12th वालों के लिए प्रहार चल रहा है, जो ड्रॉपर्स उनके लिए वॉरियर चल रहा है, और जो 21 का नीट देने वाले उनके लिए क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं। जिनको अभी सिलेक्शन के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है उनके लिए तो नीट 21 शूट आउट चल रहा है, और जिनकी तैयारी अच्छी है और रैंक के लिए पॉलिशिंग कर रहे हैं उनके लिए मिशन नीट 21 650 प्लस चल रहा है बच्चों की। भाई 650 प्लस नंबर आएंगे तभी तो अच्छी रैंक आएगी ना। तो हर तरह के बच्चे के लिए वहां पर कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज में जो लेक्चर्स हैं उनमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड है जो आपको रैंक 1 भी दिला सकती है। डिपेंड करता है आप उनको कितना ग्रैस्प करते हैं। 100% ग्रैस्प कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं रैंक 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मेहनत में लगे रहो। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों वो होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।